नमस्कार मित्रों, डागुर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं कुंवर अमित सिंह इतिहास की कुछ टॉपिक्स को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अपना टॉपिक चल रहा था जिस पे अपन बात कर रहे थे वैदिक कालीन संस्कृति, वैदिक कालीन सभ्यता। यानी अपना टॉपिक चल रहा था वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। कल हमने इसका परिचय देखा था। परिचय देखने के बाद में वहां पर हमने इसको दो भागों में बांट दिया था, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल की। तो मित्रों समझिए, ऋग्वैदिक काल यानी प्रारंभिक, इस सभ्यता का पूरा प्रारंभिक समय जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले हमारी प्राचीन संस्कृति मानी जाती थी। अब ऋग्वैदिक काल में हम सबसे पहले बात करेंगे इन लोगों के विस्तार की, यानी ये लोग कहां से कहां तक फैले थे। हमने कल एक बात की थी पिछली क्लास में, और हमने ये सर्वाधिक मान्य मत के तहत ये मान लिया था कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आकर के रहने लगे थे, यानी ये मध्य एशिया से आए थे। अब ऋग्वैदिक काल यानी प्रारंभिक काल, और प्रारंभिक काल में यहाँ पर समझिए आप, यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इधर किर्थर सुलेमान, इधर विंध्याचल, इधर कुछ नदियां हैं, यहाँ भी कुछ नदियां हैं। तो ऋग्वेद में ग्रंथ कौन सा? ऋग्वेद में जिन जिन क्षेत्रों का उल्लेख मिलेगा हम वही क्षेत्र मानेंगे कि वो क्षेत्र ऋग्वैदिक काल का क्षेत्र था। क्लियर? अब ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है तो यहाँ की एक पर्वत श्रृंखला है सुलेमान, इसका उल्लेख मिलता है। कुछ अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख मिलता है, ये मूजवंत या आर्चिक या आर्जिक, यानी हिमालय, और इधर गंगा का और यमुना का भी उल्लेख मिलता है, हालांकि एक और 3 बार कम ही मिलता है। सिंधु का भी मिलता है, सरस्वती का भी मिलता है, झेलम, व्यास, चिनाब, सबका उल्लेख मिलता है। इसका मतलब ये माना गया कि इस क्षेत्र का उल्लेख नहीं कर रहे ये लोग। ये क्षेत्र कौन सा? विंध्याचल, यानी विंध्याचल पर्वत का एक बार भी उल्लेख नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक आर्य, ऋग्वैदिक आर्य इससे परिचित नहीं थे, इससे ऊपर के क्षेत्र में ही उनका निवास था। तो कुछ स्रोतों के आधार पर यह माना गया कि आर्यों का प्रारंभिक विस्तार इस क्षेत्र में था। और यह क्षेत्र कहां से शुरू हुआ? अफगानिस्तान से लेकर के फिर नीचे आ गए अविभक्त पंजाब, जो पंजाब बटा हुआ नहीं था, यानी जो पाकिस्तान का भी हिस्सा है, वो सिंध का क्षेत्र और हमारा पश्चिमी राजस्थान। इस क्षेत्र में इन लोगों का विस्तार माना गया है। तो क्लियर है बात, ऋग्वैदिक काल में इनका विस्तार अफगानिस्तान से लेकर के और पश्चिमी राजस्थान तक। ये अपने को पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है। क्लियर है मित्रों? नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अपनी बात चल रही थी विस्तार को लेकर। तो यहां पर अफगानिस्तान की कुछ नदियों का उल्लेख हुआ है, जिनसे हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में इस सभ्यता का विस्तार हुआ करता था।
और वो नदियां कौन कौन सी हैं मित्रों? देखिए, जैसे एक नाम मिला कुबा, एक नाम मिला कुर्मू, एक नाम मिला हमें सुवास्तु, एक नाम मिला हमें गोमती या गोमल। अब कुबा को तो कहा गया है काबुल, कुर्मू को कहा गया कुर्रम, सुवास्तु को कहा गया स्वात नदी, गोमती को कहा गया गोमल। इन नदियों का उल्लेख पूरा का पूरा ऋग्वेद में मिलता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ऋग्वेदिक लोग या ऋग्वेदिक कालीन समय के लोग इन नदियों से पूरी तरह से परिचित थे। क्लियर मित्रों? कुछ भारत की नदियों का भी उल्लेख हुआ है। कुछ नदियां किनकी हैं? भारत की। जैसे सिंधु, सरस्वती, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, और सतलज। ये वही नदियां हैं जिस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का भी विस्तार रहा था। तो इनके बारे में इनके और भी नाम मिलते हैं। वहां पर यानी उस समय के लोग इन नदियों को क्या कहते हैं? यहां से मित्रों ध्यान रखना, मिलान करने वाला प्रश्न 100% बन सकता है। बहुत ज्यादा संभावना होती है मिलान करने वाले प्रश्न की यहां से, तो ध्यान रखिए। सिंधु, सिंधु को कहा गया सिंधुई, ठीक है। सरस्वती, नदी तमा। एक ध्यान रखना, सरस्वती को वर्तमान में सरस्वती नदी के स्थान पर बह रही है कौन सी रिवर? घग्गर। रावी, परुष्णी। रावी को क्या कहा गया? परुष्णी। कुछ जगह पर कहा गया कि रावी को पल्लवी भी कहते थे, यानी परुष्णी या पल्लवी कौन सी नदी हो गई? रावी। व्यास को कहा गया विपाशा। चिनाब को कहा गया अस्किनी। झेलम को कहा गया वितस्ता और सतलज को कहा गया शत्रुधि। इन नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त गंगा को गंगा ही कहा गया है, यमुना को यमुना ही कहा गया है। इन दोनों नदियों का उल्लेख भी मिलता है हमें ऋग्वेद में। और इनके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण नदी द्रसदवती का भी उल्लेख मिलता है। कई बार हम सोच जाते हैं कि द्रसदवती सरस्वती को ही कहा गया था, लेकिन यहाँ पर द्रसदवती जो नदी थी वो चोतांग को कहा गया है, जो हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदी थी। तो इन प्रमुख नदियों के नाम हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। एक बार वापस से मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। कुबा, कुबा यानी काबुल। क्रमु, क्रमु यानी कुर्रम। स्वास्तु यानी स्वात। गोमती यानी गोमल। सिंधु, सिंधु। सरस्वती, नदी तमा। व्यास, विपाशा। चिनाब, अस्किनी। झेलम, वितस्ता। सतलज, शत्रुधि। और द्रसदवती, चौतांग। चौतांग। इन नदियों का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है मित्रों। तो ध्यान रहे। अब इन नदियों के नाम से भी हमें स्पष्ट हो गया होगा, जैसे ये अफगानिस्तान की कुछ नदियां हैं,
ये भारत की कुछ नदियां हैं। भारत की जैसे सिंधु है, सिंध प्रदेश में बहने वाली। सरस्वती नदी पश्चिमी राजस्थान में, अपना उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। व्यास ये पंजाब के क्षेत्र में, ये बाकी पंजाब की नदियां हैं। द्रसद्वती ऊपरी क्षेत्र में, भारत के वर्तमान भारत के ऊपरी क्षेत्र में बहने वाली नदी। इससे स्पष्ट हो गया कि इनका एरिया जो था वो हिमालय के पास से लेकर उधर अफगानिस्तान से लेकर के और सीधा नीचे राजस्थान के तक के क्षेत्र को कवर करता था। ये है इन लोगों का प्रारंभिक विस्तार। क्लियर है मित्रों? आगे बात करते हैं अब। नेक्स्ट अगला टॉपिक डाल लीजिए, राजनीतिक स्थिति। किनकी राजनीतिक स्थिति? ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक स्थिति। क्लियर है मित्रों? सबसे पहले हमने इनका विस्तार देखा ऋग्वैदिक आर्यों का, और अब हम देखेंगे उनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कौन से काल की? ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे, मैंने कल भी कहा था कि मैं अब इनके लिए आर्य शब्द का प्रयोग करूंगा। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। तो ऋग्वैदिक काल में आर्य जो थे वो कबीलों में बटे हुए थे, यानी हम कह सकते हैं कबीलाई लोग। अब एक शब्द आया हमारे पास, ये नया, कबीला। तो कबीला होता क्या है? तो कबीले का जिक्र करें, कबीले का अर्थ हुआ एक ही वंश से संबंधित लोग, यानी वे लोग जिनकी प्रारंभिक उत्पत्ति एक ही व्यक्ति से मानी गई, वो सारे लोग एक साथ निवास करने लगे। और जब एक साथ निवास करने लगे तो उनका जो रहने का या उनका जो कुटुंब था वो पूरा का पूरा कबीला कहलाने लगा। एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, ये कबीलाई जो लोग थे ये घुमक्कड़ जीवन जीते थे। कैसा जीवन जीते थे? घुमक्कड़ जीवन जीते थे, यानी कि आज इस स्थान पर हैं, कल इस स्थान पर पहुंच गए, परसों यहां पर पहुंच गए। एक एक दिन में नहीं जाते थे, एक एग्जाम्पल की बात है। बाकी ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम करके अपना जीवन यापन किया करते थे। अब समझिए आगे, धीरे धीरे ये कबीले आगे जाकर के बन गए जन। मतलब जैसे कबीला बड़ा हुआ तो बड़ा होने के बाद में वो बड़ा हुआ तो कहलाने लग गया जन। क्लियर है? अब अपने दिमाग में इस पॉइंट को आप फिट कर लीजिए कि ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय तक जब आया तब तक कबीले परिवर्तित हो गए थे जन में। एक चीज, ये चीज ध्यान रखना, घुमक्कड़ जीवन जीते थे। इसका जिक्र मैं अभी जब इनकी आर्थिक स्थिति पे बात करूंगा वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते क्यों थे। तो ये क्लियर हो गई होगी यहां तक की बात आपके दिमाग में। नेक्स्ट, अब अपने पास में एक शब्द आ गया था वहां पर जन, लास्ट में। और जन की बात करें तो एक सबसे महत्वपूर्ण जन का उल्लेख मिलता है भरत जन। पिछली क्लास में बात की थी और मैंने कहा था कि इस पॉइंट को बिल्कुल रट लीजिए कि आर्यों का, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण जो जन था उस जन का नाम क्या था? भरत जन। क्या कहते थे? भरत जन। अब बात करते हैं आगे, राजनीतिक जीवन में ही सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी होता था वो हो गया अपना राजा या शासक। अब समझिए, हमने अभी बात की कि जो कबीला था वो बन गया था जन। अब राजा या शासक का कार्य क्या है? जन की
रक्षा करना। किसकी रक्षा करेगा? जन की। इसका मतलब किसकी रक्षा कर रहा है? जन की। जनस्य गोप्ता। जन यानी जन का, स्य यानी का, और गोप्ता यानी रक्षक। तो राजा या शासक को उस समय सर्वाधिक प्रचलित रूप में जनस्य गोप्ता कहा जाता था। क्या कहते थे मित्रों? जनस्य गोप्ता। दूसरा, राजा के लिए दूसरा जो शब्द प्रयुक्त हुआ वो कहलाता था विषपति, यानी थोड़ा सा बड़ा समूह विष कहलाता था और विष का स्वामी कहलाएगा विषपति। एक कहलाता था विषामता, राजा को ही कहते थे विषामता। इसको समझिए, विषामता का अर्थ हुआ विष द्वारा दिया गया। शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ। विषामता का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? विष द्वारा दिया गया। अब विष द्वारा क्या दिया गया यहां पर समझिए। जब हम इनकी राजनीतिक स्थिति देखते हैं तो वो वहां पर सभा, समिति, विष और गण, कुछ राजनीतिक संस्थाओं के नाम मिलते हैं। सभा, समिति, विदत और गण। और जो विदत के अंदर विष के लोग रहते थे, क्लियर, और वही लोग देते थे टैक्स। क्या देते थे? टैक्स। और वो टैक्स कहलाता था बलि, यानी एक कर होता था, उस कर का नाम क्या था? बलि। और ये स्वैच्छिक कर था, जो किसके द्वारा दिया जाता था? विष के द्वारा दिया जाता था। तो यानी विष द्वारा जिसको कर दिया गया हो वह भी कौन हो गया? यहां पर शासक हो गया। क्लियर? इसके अलावा गौपति, समझिए हमने बात की थी, चलो उधर लिख देता हूं इसको, ध्यान थोड़ा सा। अगला गौपति, समझिए मान लीजिए कबीला है और पूरे के कबीले के लोग एक जगह रह रहे हैं, उनकी संपत्ति जो है वो साझा है, और उस समय संपत्ति सबसे ज्यादा संपत्ति किसको माना गया था? गौ यानी गाय को। अब जब कबीले की संपत्ति है और जो कबीले का स्वामी होगा वही कबीले की संपत्ति का स्वामी होगा। तो कबीले की संपत्ति गाय और गायों का स्वामी, जो कबीले का स्वामी वो गायों का स्वामी, इसलिए इसको क्या कहा गया है? गौपति, गायों का स्वामी, गायों का स्वामी। देखो, जनस्य गोप्ता, जन का रक्षक, विषपति, विष का स्वामी, विषामता, विष द्वारा दिया गया टैक्स लेने वाला, और गौपति, गायों का स्वामी। और एक शब्द और प्रयुक्त हुआ है इसके लिए, गणपति। कई जगह कबीलों को गण भी कहा जाता था, तो गण का स्वामी, गण का स्वामी। ये हुए केवल राजा के नाम या राजा को संबोधित करने वाले नाम। किन किन नामों से राजा को संबोधित किया जाता था? वापस से रिपीट कर रहा हूं। पहला जनस्य गोप्ता, दूसरा विषपति, तीसरा विषामता, फिर गौपति और गणपति। और सबसे महत्वपूर्ण जो नाम जो सबसे प्रचलित था वो हो गया जनस्य गोप्ता, यानी जन का रक्षक। क्लियर है मित्रों? आगे चलते हैं अब इन्हीं की राजनीतिक स्थिति में। जो जनस्य गोप्ता है इससे पूरा का पूरा गण या कबीला या अपन कह लेते हैं जन, उसकी ये आशा होती थी कि यह व्यक्ति गण का कल्याण करे, गण की उन्नति करे और गण की
रक्षा करें। क्लियर? इसके लिए जनस्य गोप्ता अपने साथ या जनस्य गोप्ता की सहायता के लिए कुछ अधिकारी हुआ करते थे। जैसे एक हो गया पुरोहित, एक हो गया सेनानी और एक हो गया ग्रामणी। ये कौन हो गए? प्रमुख अधिकारी। कौन से काल के अधिकारियों की बात कर रहे हैं अपन? ऋग्वैदिक कालीन अधिकारियों की बात कर रहे हैं। तो जनस्य गोप्ता का कार्य जन की रक्षा करना, जन का भला करना, जन का कल्याण करना, और उसकी सहायता के लिए ये प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। जैसे पुरोहित का कार्य होता था मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन करना। यानी आज भी जैसे ब्राह्मण हुए, अपन ने देखा होगा पुरोहित जहाँ पे शब्द आ जाता है अपन ब्राह्मण को वहाँ पर अर्थ निकाल लेते हैं। वो अपन जैसे मार्गदर्शन करते हैं, अलग अलग चीज़ें बताते हैं, उसी प्रकार से। तो पुरोहित का कार्य हो गया मार्गदर्शन, यज्ञ वगैरह करवाने में, सब में यही का इम्पोर्टेंट। सेनानी मुख्य रूप से सबसे इम्पोर्टेंट अधिकारी। क्यों? क्योंकि आर्य जो लोग थे वो युद्ध प्रिय लोग थे। युद्ध प्रिय होने के कारण इनके आपसी जनों के साथ में युद्ध होते रहते थे, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। अब ऐसी स्थिति में सेना की आवश्यकता पड़ती थी, और सेना का नेतृत्व करने वाला, हालांकि शासक स्वयं नेतृत्व करता था, लेकिन शासक के बाद जो सेना का नेतृत्व करता था वो होता था सेनानी, ग्रामणी। कुछ जगह कुछ विद्वान साथीगण भी कह देते हैं कि ग्रामणी हो गया गांव का अधिकारी, लेकिन वास्तव में ग्रामणी होता था लड़ाकू दल का नेता। हालांकि ये कर वसूलने का भी कार्य करता था, तो गांव का अधिकारी भी हुआ, लेकिन इसका मुख्य जो इसकी आवश्यकता पड़ती थी वो युद्ध के समय पड़ती थी। और यह व्यक्ति ऋग्वेद में राजकर्तार्तक कहलाता था। यानी इसी अधिकारी के लिए एक अन्य नाम का भी प्रयोग किया गया है, जिसको कहा गया राजकर्तार्तक, यानी राजकार्यों का निर्वहन करने वाला। यानी राजा के अन्य कामों का निर्वहन भी करता था, और युद्ध के समय लड़ाकू दल का नेता भी हुआ करता था। ये बात हो गई अपनी राजा के प्रमुख अधिकारियों की। यानी सबसे बड़ा स्वामी या कहते हैं आप सबसे बड़ा अधिकारी वो तो हो गया राजा, और उसके बाद में इन तीन अधिकारी इंपॉर्टेंट, पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट इसी में, कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी। मैं आपको एक बात समझाता हूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि राजा अपनी मर्जी से बन जाता था और राजा जो चाहे वो कर सकता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। राजा के ऊपर या शासक के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए कुछ संस्थाएं काम करती थी, और वो संस्थाएं के अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हुआ करती थी। मुख्य रूप से 3 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर 4 प्रकार की संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। हम उन संस्थाओं का जिक्र करेंगे, संस्थाओं की बात करेंगे। इन संस्थाओं के बिना शासक कोई अपनी तरफ से कार्य नहीं कर सकता था, यानी शासक के ऊपर पूरी तरह से इन संस्थाओं का नियंत्रण हुआ करता था। ये संस्थाएं समझिए,
ये जो संस्थाएं थी जैसे पहली संस्था, और इस संस्था का नाम था सभा। पहली संस्था सभा, एक संस्था थी जिसको कहा गया समिति, एक संस्था थी जिसको कहा गया विदत, और एक हो गया अपना कंसेप्ट गण। समझ, आज भी आप देखते होंगे कि अपने देश में शासन संचालन के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उनके ऊपर संसद का नियंत्रण होता है, और संसद के दो भाग होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। इन सभा और समिति को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि ये जो सभा थी वो वर्तमान की राज्यसभा की तरह हुआ करती थी, और जो समिति थी वो वर्तमान की लोकसभा की तरह कार्य करती थी। मित्रों समझो, जैसे सभा, सभा का मतलब वृद्ध, बुजुर्ग या अनुभवी लोगों की संस्था। वृद्ध, बुजुर्ग या अनुभवी लोगों की संस्था। अब यहां पर अनुभवी के लिए एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, पितेर। पितेर का अर्थ क्या हुआ? अनुभवी। वृद्ध, बुजुर्ग या अनुभवी लोगों की संस्था थी, वो संस्था कहलाती थी सभा। क्या कहलाती थी? सभा। दूसरी संस्था हुई समिति, और समिति के बारे में उल्लेख मिलता है कि जो आम जन थे वो आम जन समिति के सदस्य हुआ करते थे। यानी जन के जितने भी आम लोग हुआ करते थे वो सभी के सभी इस समिति के सदस्य होते थे। और समझिए, समिति का जो अध्यक्ष होता था उसको कहा गया है ईशान। क्या कहा गया? ईशान। और ईशान का कार्य सबसे इंपॉर्टेंट, शासक को परामर्श दें। शासक को परामर्श देना। समझिए, समिति समझो वर्तमान की लोकसभा, और लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। हालांकि वो वही काम होते हैं जो प्रधानमंत्री चाहता है। तो उसी प्रकार से जो कार्य समिति चाहती थी वही कार्य राजा के द्वारा सबसे ज्यादा संपादित किए जाते थे। ये दो चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी कि सभा क्या हुआ करती थी और दूसरी समिति क्या हुआ करती थी। क्लियर? आप समझिए, समिति सबसे ज्यादा जो ध्यान रखती थी वो रखती थी, नीचे लिख देता हूं, शासक के निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन पर। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों संस्थाएं मिलकर शासक पर नियंत्रण स्थापित करती थी, नियंत्रण रखती थी। एक तो ये बात समझ लीजिए। आप कहेंगे साहब क्या उस समय ऐसी महिलाएं भी होती थी जो इन संस्थाओं में भाग लेती थी? बिल्कुल होती थी। समिति के लिए ये उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन सभा के लिए ये उल्लेख मिलता है कि ऋग्वेद में एक स्थान पर महिलाओं को सभावती कहा गया है। क्या कहा गया है? सभावती कहा गया है। और इससे अनुमान लगाया गया
कि महिलाएं भी उस समय सभा की सदस्य हुआ करती थी। क्लियर है मित्रों? सभा और समिति समझ में आ गई? अरे आ गई ना। अभी थोड़ा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस की तरह आपको आपके अंदर वो ऊर्जा का संचार मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ जिस प्रकार की ऊर्जा से हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते थे। हालांकि मेरा प्रयास पूरा है कि आपको कोई भी चीज़ हो अच्छे से समझ में आ सके। धीरे धीरे अभी हम यूज्ड टू हो जाएंगे उस तरह भी, जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते थे वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने लग जाएंगे। ये बात समझ में बैठ गई? सभा क्या काम करती थी, सभा में कौन कौन लोग हुआ करते थे, और वो लोग समिति के लोगों के साथ मिलकर के शासक पर नियंत्रण स्थापित किया करते थे। क्लियर है मित्रों? आगे की बात करते हैं। एक बार प्रश्न बना कि युद्ध अथवा संधि के समय, युद्ध अथवा संधि के समय राजा कौन सी संस्था से परामर्श लेता था, या किस संस्था के द्वारा राजा को या शासक को परामर्श दिया जाता था? यह प्रश्न बना। अब समझिए, जिसका शासक पर सर्वाधिक नियंत्रण होगा वही संस्था शासक को ऐसी विकट परिस्थिति में परामर्श देगी। तो इसका आंसर हुआ क्या कि समिति, यानी समिति युद्ध और संधि के लिए भी शासक को परामर्श दिया करती थी। क्लियर है? ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि सभा जिसका 8 बार उल्लेख मिलता है, समिति जिसका 9 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, इनका, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ जब तक एक बार, कि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं थी और जिनका शासक के ऊपर लगभग पूर्णतया नियंत्रण होता था। अगली संस्था विदत। अब इसके बारे में बात करें। इसे डॉक्टर R.S. शर्मा ने, ये कंसेप्ट ध्यान रखना, ये पॉइंट, डॉक्टर R.S. शर्मा ने कहा है कि ये आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। ये आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी जिसका मुख्य कार्य धार्मिक, सामाजिक, सामरिक महत्व के बिंदुओं पर या महत्व के पहलुओं पर राजा को सलाह देना था। कौन सी संस्था? विदत। आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी? विदत। और विदत को हम ये मान लें कि इसे थोड़ा सा समझने के लिए कि विदत यानी विद्या, विदत यानी विद्या, यानी विद्या से संबंधित संस्था कौन सी? तो विदत। किसने इसको सबसे प्राचीनतम माना? डॉक्टर R.S. शर्मा ने। कार्य क्या करती थी? धार्मिक, सामाजिक और सामरिक महत्व के जो कार्य होते थे उनमें राजा को सलाह देने का कार्य ये संस्था किया करती थी। और गण का उल्लेख कुछ ही जगहों पर मिलता है। ये भी एक अन्य संस्था थी जो कहीं कहीं पर मौजूद हुआ करती थी। तो ये हो गई ऋग्वैदिक कालीन कुछ प्रमुख संस्थाएं। अच्छा, विदत के बारे में एक बार प्रश्न बन चुका है कि विदत का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिला है? तो 122 बार, इनका 46 बार। लेकिन इन सब के बारे में मैं आपको लास्ट जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तब कुछ 25-30 पॉइंट लिखवा दूंगा कि किसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो वहां पर एक टेबल बना दी जाएगी, टेबल बनवा के आपको याद करवा दी जाएगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब अपने इनकी राजनीतिक स्थिति पढ़ रहे हैं। तो राजनीतिक स्थिति में
गुप्तचरों का भी उल्लेख मिलता है, और इस समय गुप्तचरों को स्पस कहा जाता था। गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? स्पस कहा जाता था। समझिए, गुप्तचर की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? आज भी आवश्यकता पड़ती है। आज तो खैर बिना सैलरी के गुप्तचर ही काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खुश नहीं हो, उसके साथ लड़ो दूसरे के साथ। तो वो नहीं भी बात होगी तो इतनी सी बात होगी, उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के आपको बता देते हैं, और आप फिर दूसरे पे जा कर के हावी हो जाते हो। वो आज तो खैर बिना सैलरी के गुप्तचर हो गए, उस समय सैलरी दे करके रखा जाता था गुप्तचर, और उनको कहा जाता था स्पस। क्या कहते थे? स्पस। ये प्रश्न बन चुका है। स्पस का अर्थ था गुप्तचर। स्पस का अर्थ क्या था? गुप्तचर। ध्यान रहे, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है इसका। क्लियर? अब आगे बात कर रहे हैं। तो उस समय जो अपराध करने पर, मान लो कोई व्यक्ति हुआ और उसके द्वारा कोई अपराध कर दिया गया, कोई चोरी कर दी गई, कोई डाका डाल दिया गया, या किसी को मार दिया गया, अपराध ही हुआ। अपराध अपने राजस्थानी भाषा में कहते तो अपराध, है ना? कोई अपराध कर दिया तो अपराध के लिए अपराध की जांच की जाती थी, और जांच की जो प्रोसेस थी, अपराध सिद्धि की जो प्रोसेस थी, उसको कहते थे दिव्य की परंपरा। क्या कहते थे? दिव्य की परंपरा। हालांकि आज के जमाने में ये परंपरा चल जाए तो ये चरितार्थ हो ही नहीं सकती, ये परंपरा ऐसे चल ही नहीं सकती। दिव्य की परंपरा क्या हुआ करती थी? इसमें अलग अलग वर्णों के हिसाब से अपराध की जांच की जाती थी। जैसे मान लो कोई ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है। 4 वर्ण थे जिनका उल्लेख अभी अपन आगे पढ़ेंगे। मान लो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण की जो अपराध सिद्धि थी वो तुलादान से, यानी उसको ताखड़ी तराजू में तोल करके उसके अपराध को जांचा जाता था। दूसरा, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्षत्रिय है, उसका अपराध जल से, यानी पानी में छोड़ दिया, डूब गया तो अपराध किया है, और बच गया तो अपराध नहीं किया है। वैश्य की अपराध सिद्धि अग्नि से की जाती थी। आग में चला दिया जलते हुए अंगारों पे, अगर बोलते रहे पैर जल गए तो तूने अपराध किया है, और पैर बच गए तो तूने अपराध नहीं किया। अब यार ये भी कोई बात, लेकिन उस समय था। और शूद्र की जो अपराध सिद्धि की जाती थी वो विष यानी जहर से की जाती थी। जहर पिला दिया, बोल बच गया तो तू सही है, और मर गया तो इसका मतलब तूने अपराध किया था। इस प्रकार की जो परंपरा थी वो परंपरा कहलाई दिव्य की परंपरा। दिव्य की परंपरा जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्लियर? अब इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कुछ और बात करूंगा कि ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक काल का, ऋग्वेद के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, और वो युद्ध था दास राज्य युद्ध। हाँ, राजनीतिक स्थिति से ही संबंधित है, इसलिए इसको यहीं पर पढ़ेंगे। इस युद्ध को कहा गया है 10, अच्छा ये कलर सही नहीं दिखेगा, 10 राजन युद्ध। क्या कहा गया इसको? 10 राजन युद्ध। समझिए, एक कंसेप्ट समझाता हूं, एक कहानी समझाता हूं। इस समय भारत में 2 प्रकार के कबीले हुआ करते थे, एक आर्य
और दूसरे अनार्य। अनार्य का मतलब जो आर्य नहीं थे, और इसकी बात हमने पिछली कक्षा में की थी कि जो आर्यों की पूजा विधान को नहीं मानता, उनकी उपासना पद्धतियों को नहीं मानता, वो सभी अनार्य होंगे। तो आर्य और अनार्य दो प्रकार के गुट हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं आर्यों के युद्ध की। यहां पर एक जन था जिसका नाम था भरत, और भरत जन में एक शासक हुआ और उस शासक का नाम था सुदास। शासक का नाम क्या था? सुदास। सुदास के यहां पर दो प्रमुख पुरोहित या ब्राह्मण या कहते विद्वान ये रहा करते थे। एक का नाम ऋषि वशिष्ठ और एक का नाम ऋषि विश्वामित्र। हम आगे बात करेंगे, इन लोगों के द्वारा ऋग्वेद के एक एक मंडल की रचना की गई है। विश्वामित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वामित्र के द्वारा ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना की गई। आपसे प्रश्न करें कि गायत्री मंत्र किसने रचा, तो विश्वामित्र ने। ठीक है, आगे बात करेंगे इनकी। तो दो प्रमुख विद्वान, दो प्रमुख पुरोहित, दो प्रमुख पंडित ब्राह्मण निवास करते थे किसके दरबार में? सुदास। और सुदास का संबंध कौन से जन से? भरत जन से। और ये आर्यों का प्रमुख कबीला था। क्लियर मित्रों? सुदास के द्वारा पुरोहित बना दिया गया किसको? वशिष्ठ को। किसको बना दिया गया? वशिष्ठ को। और विश्वामित्र इस बात से क्या हो गए? क्रोधित। कुछ लोग कहते हैं कि यह वजह नहीं थी, विश्वामित्र ने समझा कि मेरा किसी अन्य कारण से तिरस्कार कर दिया, या पुरोहित बनाने वाली बात नहीं थी, लेकिन किसी भी प्रकार से हुआ, उनको अपना अपमान महसूस हुआ किसी भी कारण से, और वो क्रोधित हो गए। और क्रोधित होकर के वो पहुंच गए एक अन्य शासक के पास, और उस शासक का नाम था पुरु। किसके पास पहुंच गए? पुरु। ध्यान रखना, यहां पर सुदास का एक तरह से दुश्मन है, या एक तरह से ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में आपस में पटती नहीं है, सुदास में और पुरु में। आप समझिए, सुदास का एक अन्य दुश्मन भी है, एक अन्य शासक भी है जिसका नाम है मेद। ध्यान रहे, मेद जो है वो अनार्य शासक है, पुरु जो है आर्य शासक है। और मेद मिल गया किसके पास आकर के? पुरु के पास। बोले भाई साहब मेरा भी दुश्मन है, क्योंकि इसने, सुदास ने मेद को पहले यमुना के किनारे पराजित किया था। किसको? मेद को यमुना के किनारे पहले पराजित कर चुका था। अब इधर पुरु से दुश्मनी, अब पुरु ने विश्वामित्र के चक्कर में युद्ध का ऐलान कर दिया। और इन दोनों, इसके साथ में ये ध्यान दीजिए, ये अनार्य शासक है, तो इसके साथ में 5 अनार्य कबीले हैं, 5 अनार्य शासकों की सेना है। ये आर्य है, इसके साथ में एक तो ये और एक 4 और, यानी 4 + 1 यानी 5 आर्य शासकों की सेना है। इसके 4 + 1 यानी एक खुद और 4 अन्य। इस प्रकार से ये 5 अनार्य और 5 आर्य शासक मिल करके हो गए कितने? 10। कितने हो गए मित्रों? 10। और यही इस युद्ध का नाम है दाशराज्य युद्ध। क्लियर? ये 10 राजाओं का समूह मिल गया, और इन 10 राजाओं की सेना के द्वारा सुदास पर आक्रमण किया गया। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और रावी नदी के किनारे यह युद्ध संपन्न हुआ, और इस युद्ध में सुदास जो है
उसने इन 10 के 10 राजाओं की सेना को पराजित कर दिया, यानी राजा सुदास विजयी हुए। क्लियर मित्रों? इस कंसेप्ट को मैं दोबारा समझाता हूं आपको कि इससे प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। जैसे रीट के लिए प्रश्न पूछा जाए तो पूछ सकता है आपसे, दासराग्य युद्ध में भरत जन का शासक कौन था? सुदास। या इस युद्ध में कौन जीता? सुदास। कौन सी नदी के किनारे हुआ? रावी। ग्रेड सेकंड में यही प्रश्न पूछ लिया जाए तो पूछा जा सकता है, दास राजन युद्ध या 10 राजन युद्ध का कारण क्या था? विश्वामित्र का क्रोधित होना, यानी विश्वामित्र का प्रतिशोध। वो प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे थे, उन्हें अपने अपमान का बदला लेना था। तो विश्वामित्र का क्या? प्रतिशोध। ये इस युद्ध का कारण हो गया। अगर यही प्रश्न ग्रेड फर्स्ट या आरएस में पूछा जाएगा तो प्रश्न किस प्रकार से आएगा कि दासराग्य युद्ध या 10 राजन युद्ध में जो 5 आर्य और 5 अनार्य शासक थे, इन शासकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो देखो, 10 के 10 का नेतृत्व करने वाला तो था पुरु, लेकिन 5 अनार्य शासक किसके नेतृत्व में आए थे? पुरु। कई जगह पर यह नाम मिल जाता है पुरुमेद। नाम क्या मिल जाता है? पुरुमेद। यानी पुरु और मेद ने मिलकर के इस युद्ध का संचालन किया, इस युद्ध को नेतृत्व प्रदान किया। और इस युद्ध में कौन जीता? भरत जीता, जो कौन से कबीले का शासक था? भरत कबीले का, भरत जन का शासक था। युद्ध कहां पर हुआ है? रावी नदी के किनारे। क्लियर? कारण क्या था? विश्वामित्र का प्रतिशोध। विश्वामित्र का प्रतिशोध। 5 आर्य और 5 अनार्य शासक। मैंने एक बात और बताई इसके साथ में कि इससे पहले सुदास के द्वारा मेद को भी पराजित कर दिया गया था यमुना के किनारे। इस वजह से ये इस युद्ध में शामिल हुआ था। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये कहानियां यहां तक आपके समझ में बैठ गई होगी। मैं एक बार फिर से पूरी की पूरी राजनीतिक स्थिति समझा देता हूं आपको कि बहुत सी जगह पर यह मिल जाता है कि शासक वंशानुगत होते थे, लेकिन मुख्यतः शासक निर्वाचित होते थे। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सभा और समिति का मुख्य कार्य राजा के चुनाव, उसके ऊपर नियंत्रण, उसके पुनर्निर्वाचन के अंदर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी, और मुख्य रूप से समिति की। तो राजा कई जगहों पर वंशानुगत होते थे, लेकिन मुख्य तौर पर क्या होते थे? निर्वाचित हुआ करते थे। और राजा की सहायता के लिए 3 प्रमुख अधिकारी होते थे। कौन कौन से? पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। कुछ संस्थाओं की बात की, सभा, समिति, विदत और गण। सभा वरिष्ठ लोगों की, समिति आम जनता की, और विदत सबसे प्राचीन विद्वान लोगों की संस्था। ठीक है? और सभा के अंदर जो अनुभवी लोग बैठते थे, सभी ये संस्थाएं मिलकर के शासन का संचालन किया करती थी। ध्यान रहे, ये लोग युद्ध प्रिय लोग थे, आर्य युद्ध प्रिय लोग थे, इसलिए इनकी आवश्यकता इनको पड़ी। धन्यवाद। आशा करता हूं ये कंसेप्ट, इनकी राजनीतिक स्थिति आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले चैप्टर में, अगली क्लास के अंदर हम इनकी धार्मिक, आर्थिक स्थितियों के बारे में और अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में सामाजिक स्थिति के बारे में जानेंगे। उसके बाद अपना टॉपिक आ जाएगा उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल में भी अपन धीरे धीरे सभी की बात करते रहेंगे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी की। और उसके बाद मैंने आपको कल एक वादा किया था पहली क्लास में कि जो लास्ट की क्लास होगी उसके अंदर आरएएस और ग्रेड फर्स्ट सेकंड वालों, मुख्य रूप से ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए, सेकंड वालों के लिए तो बहुत कम इम्पोर्टेंस है उनके लिए मैं एक टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें पूरे के पूरे, पूरा का पूरा वैदिक साहित्य, ऋग्वैदिक साहित्य कौन सा है, उत्तर वैदिक कालीन साहित्य कौन सा है, उस पूरे की अपन चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।
व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।